तो आज की कहानी में हम देखेंगे कि छोटी सी बच्ची के ऊपर कुछ साइंटिस्ट मिलकर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर देते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर सुपर पावर्स आ जाती है। लेकिन उसकी सुपर पावर इतनी खतरनाक थी कि वो सबके लिए खतरा बन सकती थी। इस वजह से वो साइंटिस्ट उसे अब मार देना चाहते थे, लेकिन वो बच्ची वहां से भाग निकलती है और कुछ वक्त गुजरने के बाद जब वो साइंटिस्ट उसे ढूंढ लेते हैं और फिर से जब उसे मारने का प्रयास करते हैं तो उनके साथ क्या क्या करती है ये आज की इस कहानी में हम देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होते हुए हमें एक लैब को दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि लैब के चारों तरफ वहां पर खून ही खून दिखाई दे रहा था और यहां पर हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी बच्ची अपनी जान बचाकर इस हॉस्पिटल से भाग निकली है और उस कंपनी के लोग उस बच्ची को कुत्तों के साथ तलाश कर रहे थे, लेकिन वो बच्ची भागती हुई इतनी दूर निकल जाती है कि उनके हाथ नहीं लगती। जिसके बाद कंपनी की प्रोफेसर डॉक्टर बेक अपने लोगों को बताती है कि वो कोई आम लड़की नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हुई रिसर्च की वजह से वो अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती और तुम लोग उसे ढूंढते रहना, चाहे वो जिंदा मिल जाए या मुर्दा। अब इधर हम उस बच्ची को देखते हैं जो एक सुनसान जगह पर अकेली गिरी पड़ी थी। तभी एक आदमी आकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाकर उसे अपनी बेटी की तरह उसकी परवरिश करता है। अब यहीं से कहानी शिफ्ट होती है 10 साल बाद, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बच्ची मरती नहीं बल्कि गुजरते वक्त के साथ साथ वो बड़ी हो चुकी थी और यहाँ पर इस बच्ची का नाम हम अब जायुन जान पाते हैं। जायुन यहाँ पर अपने गोद लिए माँ बाप के साथ रहती है, लेकिन यहाँ पर जायुन के साथ एक प्रॉब्लम थी। उसे अक्सर सरदर्द के दौरे आते थे जिस वक्त उसे कुछ समझ में नहीं आता था, बस उसके सर में सबसे ज्यादा तेज दर्द होता था। एक दिन जब वो नॉर्मल थी तब वो अपनी बीमारी का इलाज कंप्यूटर पर ढूंढती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि जायुन अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही होती है, तभी उसे मोबाइल पर एक खास तरह का एड दिखाया जाता है और वो एड एक सिंगिंग कंपटीशन का होता है। जिसके बाद जायुन फौरन उस एड में इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाती है क्योंकि उस वक्त उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। जिसके बाद जायुन फौरन वहां पहुंचकर अपनी पावर का कुछ न कुछ नमूना प्रेजेंट करती है और उसका ये करतब उसके पेरेंट्स को टीवी पर देखकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके माता पिता जायुन की पावर को छिपाना चाहते थे। अब अगली सुबह हम देखते हैं जायुन जब अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जा रही होती तब उसे ट्रेन में एक लड़का मिलता है। वो लड़का जायुन से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और तुम भी मुझे जानती हो, जिस पर जायुन कहती कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। अब वो बात इससे आगे बढ़ा था लेकिन उसकी फ्रेंड उस पर बिगड़ जाती है जिसकी वजह से वो लड़का उठकर वहां से चला जाता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि जायुन फिर से उसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जाकर परफॉर्म करती है और इस वक्त डॉक्टर बेथ भी टीवी देख रही होती हैं और वो इस बच्ची को पहचान लेती है कि ये वही बच्ची है जो इनकी लैब से निकलकर भाग ली थी। यहाँ पर जायुन एक कंपटीशन जीत जाती है। जिसके बाद जब वो वहां से बाहर आती है तब से उससे फिर से सर दर्द के दौरे पड़ने लगते हैं। जिसके बाद वो जाकर जब अपने डॉक्टर से मिलती है तब उसका डॉक्टर से बताता है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है और अगर तुम्हें सच में जिंदा रहना है तो तुम्हें अपने सच्चे माँ बाप को लेकर आना होगा क्योंकि उन्हीं के बोन मैरो से तुम्हारा ऑपरेशन हो सकता है। इधर हम डॉक्टर वेद को देखते हैं जो अपनी कंपनी के सीनियर एजेंट से बात कर रही होती हैं। इस वक्त वो सीनियर ऑफिसर जॉय को अपनी कंपनी से बाहर निकाल रही थी क्योंकि इनके हेडक्वार्टर का यही फैसला था। इस बात से जॉय काफी ज्यादा नाराज था जिसकी वजह से वो जायुन के बारे में पूछने लगता है कि अब तुम उसका क्या करोगी, जिस पर डॉक्टर बेक उससे कहती है तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉय वहाँ से चला जाता है और अपनी कार में बैठने के बाद तुरंत वो अपने आदमियों को जायुन को जान से मार देने के लिए ऑर्डर करता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जायुन के घर पे अब तक कंपनी के लोग पहुंच चुके थे और वहीं जायुन के साथ उसकी फ्रेंड भी थी जिसके गले पर चाकू लगा हुआ था और तब कंपनी का आदमी जायुन के पास आकर बोलता है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता क्योंकि मेरे चेहरे पर दिए हुए निशान तुम्हारे ही हैं। यहाँ पर जायुन रोते गिड़गिड़ाते हुए कहती कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। उसके इतना कहने के बाद उसकी फ्रेंड के गले पर रखी हुई चाकू वो लोग दबाने लगते हैं और इस बात से जायुन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में इतनी तेज हो जाती है कि वो एक ही सेकंड में सारे लोगों को मार देती है और सबको मार देने के बाद वो उनके बॉस के पास जाकर बोलती है कि तुमसे मैं कब से कह रही हूँ कि मैं वो लड़की नहीं हूँ, और इतना कहकर ही वो उसका भेजा उड़ा देती है। तभी वहाँ पर कंपनी का नोवेल मैन आ जाता है जो उसे ट्रेन में उस दिन मिला था। यहाँ पर नोवेल मैन जायुन से आकर बोलता है कि अगर तुम अपने माता पिता और अपनी फ्रेंड को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि उसने उसके घर के सारे सदस्य को अपने निशाने पर लगा रखा था, जिसकी वजह से अब जायुन को मजबूरन उसके साथ जाना पड़ जाता है। अब वो लड़का जायुन को सीधा वहां से डॉक्टर बेथ के ऑपरेशन रूम में लेकर जाता है जहां उसे ले जाकर एक चेयर से बांध दिया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर बेथ जब उससे मिलती है तो काफी खुश होती है, जिसके बाद वो उससे उसकी बचपन की बातें करने लगती हैं जब वो लैब से भाग निकली थी। लेकिन यहाँ पर जायुन बोलती है कि आखिर तुम लोग कौन हो और मेरे साथ क्या करना चाहते हो, मुझे कुछ भी याद नहीं, ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है। अब डॉक्टर बेथ के इशारे पर जायुन को एक आदमी इंजेक्शन लगाता है और वैसे ही जायुन को अपनी फ्लैशबैक की कहानी याद आने लगती है कि जब वो छोटी सी बच्ची थी तब उसे कैसे यहाँ पर लाया गया था और उसके साथ क्या क्या किया गया था। और उसे याद आता है कि उसके अलावा वहां पर बहुत सारे बच्चे थे जिनके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था और इस तरह से जायुन के दिमाग का भी डीएनए का फेरबदल कर दिया गया था। अब थोड़ी देर बाद जायुन डॉक्टर बेथ से पूछती है कि मुझे याद है तुम मुझे उस दिन मार देना चाहती थी। तब डॉक्टर बेथ बताती है कि तुम पहले जनरेशन से काफी ज्यादा ताकतवर और सबसे अलग थी, इसलिए हेडक्वार्टर को हमारे बहुत चिंता थी
क्योंकि तुम्हें कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं था। तुम बहुत खास थी, इसलिए हम सबको आदेश था कि तुम्हें जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जायन को फिर से सिर दर्द का दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद डॉक्टर बेथ उसे बताते हैं कि मुझे पता है तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। तुम्हारे इलाज के लिए तुम्हारे असली माँ बाप की बोन मैरो की जरूरत है और तुम्हें तो अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं पता, और इस तरह से मैं ही वो इलाज हूँ जो तुम्हें इस दर्दनाक मौत से बाहर ले जा सकती है। जिसके बाद ये लोग एक और इंजेक्शन जायन को देते हैं और थोड़ी देर बाद डॉक्टर बेक उससे पूछती है कि अब बताओ कैसा लग रहा है, जिस पर जायन एक इविल स्माइल के साथ बोलती है कि पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनने के बाद डॉक्टर बेथ और नोआ में सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो ये बात समझ जाते हैं कि जायन उनके लाने से नहीं बल्कि वो अपनी मर्जी से खुद इनके पास आई है। और एक झटके में जायन खुद को वहां से आजाद करके गन पॉइंट पर लेकर डॉक्टर बेथ से पूछती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास इसका इलाज था, इसीलिए मैं यहाँ पर आई और अब मुझे मेरा इलाज चाहिए। जिसके बाद वो डॉक्टर बेथ के पैरों में गोली मारकर उसे घायल कर देती है और उस इंजेक्शन का फॉर्मूला कहाँ है ये उससे पूछती है, क्योंकि वो इंजेक्शन उसे हर महीने चाहिए, तभी जायन जिंदा रह सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉय के आदमी नोआ मैन और उसके आदमियों पर हमला कर देते हैं, जिसमें ये सारे लोग आपस में ही लड़कर मारे जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि नोआ मैन जायन पर हमला करता है, क्योंकि उसके पास भी थोड़ी बहुत ताकत थी और उस पर उसे बहुत घमंड था। जिसके बाद वो जोरदार जायन से फाइट करता है, लेकिन जायन की ताकत देखने के बाद उसकी फट जाती है। इसके बाद वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है और इसी में जॉय यहाँ पर आकर जायन पर गोली चला देता है, लेकिन जायन का इसका कोई असर नहीं होता। जिसके बाद यहाँ पर वो जॉय की बहुत अच्छे से पिटाई करती है और जॉय की हड्डियों को जहाँ जहाँ से तोड़ती है जॉय खुद नहीं जान पाता। लेकिन तब तक नोआ मैन फिर से आकर उसे पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जायन इतनी ताकतवर हो चुकी थी अब तक कि वो उसका कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद जायन उसे दूर से ही मारकर नीचे गिरा देती है और फाइनली अब उससे उस लैब के बारे में पूछती है जहाँ पर वो इंजेक्शन रखे हुए थे, लेकिन नोआ मैन उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद जायन उसे जान से मार देती है और वहाँ पर मौजूद बाकी लोगों को भी मार देती है। जिसके बाद वो वहाँ से जाती है, सीधा अपने घर पहुँच जाती है और अपने फादर को कुछ इंजेक्शन देती है, जिसे बोलती है कि आप इसे मॉम को दीजिए जिससे उनकी तबीयत में सुधार आएगा। जिसके बाद वहाँ से जाने लगती है और वादा करके जाती है कि वो वापस जरूर आएगी। जिसके बाद वो कंपनी के हेडक्वार्टर की तलाश में लग जाती है, जिसके 3 महीने बाद वो वहाँ तक पहुँच भी जाती है, जहाँ पर हेड डॉक्टर बेथ की जुड़वा बहन रहती है, जो जायन के मांगने पर उन्हें इंजेक्शन दे देती है, क्योंकि उसे जायन की ताकत के बारे में अच्छे से अंदाजा है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।